हाय, हमारा लास्ट का वीडियो जिस थीसिस पर बेस्ड था वो है गुड कंपनीज इन टेम्पररी ट्रबल। एंड आज के वीडियो में जिन कंपनीज को हम स्टडी करने वाले हैं वो भी सिमिलर फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं। इस फ्रेमवर्क का इतना पॉपुलर होने एंड इन्वेस्टर्स के फेवर में होने का मेजर रीजन ये है कि कंपनी चाहे कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट होते ही काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी से दूरी बना लेते हैं। दूसरा, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर भी किसी ऐसी कंपनी में अर्ली स्टेज से इन्वेस्टेड होता है वो भी प्रॉफिट बुकिंग को कंसीडर करता है। एंड इन सारे एक्शन से स्टॉक प्राइस में करेक्शन होती है, जिससे फर्दर उन कंपनीज की वैल्यूएशन भी चीप हो जाती है पहले के मुकाबले, या इन्वेस्टर्स के फेवर में आ जाती है। लेकिन ऐसे टाइम में हमें कंपनी में अराइज हुई प्रॉब्लम्स को सही से स्टडी करने की ज़रूरत होती है सो दैट हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ऑफ कोर्स हमें इस बात को भी कंफर्म करना होता है कि अराइज हुई ट्रबल्स टेम्पररी होनी चाहिए या शॉर्ट टर्म नेचर की होनी चाहिए। मेजर क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हमने आज की कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है उसमें फर्स्ट यह है कि कंपनीज ने लंबे समय के बाद एक वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, लेकिन इन कंपनीज की इंडस्ट्री या सेक्टर एक्सीलेंट होना चाहिए। मींस उस सेक्टर या इंडस्ट्री में टेलविंड्स होनी चाहिए एंड वो टेलविंड्स लंबे समय के लिए सस्टेन करने वाली होने चाहिए। नेक्स्ट, वो कंपनीज अपनी इंडस्ट्री की हाई ग्रोथ कंपनीज में से एक होनी चाहिए एंड कंपनीज में आज वो पोटेंशियल होना चाहिए जिससे फ्यूचर में वो एक बड़ी ग्रोथ को अचीव कर सके। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेट्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस तरह के फैक्ट एंड रिसर्च बेस्ड वीडियोस को आप तक लाने में कई दिनों की मेहनत लगती है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी के अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट्स में अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो थे 28%, जो कि अब हैं 22%। नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बड़ी डी ग्रोथ देखने को भी नहीं मिली है, लेकिन अगर हम चार्ट पर देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक स्टीप करेक्शन हुई है। आखिरकार कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते स्टॉक प्राइस ने इतना बैडली रिएक्ट किया है, ये बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं एमटीआर टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि मैन्युफैक्चरर है वेरियस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की, जिनका एप्लीकेशन होता है क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर स्पेस, डिफेंस एंड एरोस्पेस में। फ्रेंड्स, जिन भी सेक्टर को कंपनी कैटर करती है वो सारे ही सेक्टर्स अभी टेलविंड में हैं, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन COP26 जो कि नवंबर 21 में हुआ था, इसमें कमिट किया था बाय 2070 इंडिया नेट कार्बन जीरो के टारगेट को अचीव करेगा। स्पेस सेक्टर में टेलविंड्स इसलिए रहेंगी क्योंकि इंडिया के काफी सारे एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, जिसमें मेजर मिशन है गगनयान 3, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, आर्टोसैट 2 एंड भारतीय अंतरिक्ष मिशन। डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ इसलिए रहेगी क्योंकि इंडिया ने मई 23 में 928 डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट को बैन लगाया था एंड लगभग 1 मंथ पहले ही 98 वेपन्स के इंपोर्ट पर भी बैन लगाया है टू अचीव सेल्फ रिलायंस। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया एंड PLI स्कीम का भी ये सेक्टर्स वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा एस्टिमेट मिल गया होगा कि सेक्टर में टेलविंड्स किस तरह की है। अब आ जाते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिनके चलते स्टॉक प्राइस में शॉर्प सेल अप हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 24 के लिए अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस को रिवाइज किया है, जो कि पहले थी 830 से 860 करोड़ की एंड अब है 670 से 700 करोड़ के बीच। अब ये हुआ इसलिए है क्योंकि कंपनी के एक बड़े क्लाइंट ने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अपनी कुछ शिपमेंट्स को डिले किया है फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, जिसके कारण शॉर्ट टर्म ग्रोथ में इंपैक्ट देखने को मिला है। जिस क्लाइंट ने अपनी शिपमेंट्स को डेफर किया है उसका नाम है ब्लूम एनर्जी, जो कि US बेस्ड कंपनी है। ब्लूम एनर्जी ने हॉट बॉक्सेस के 1200 यूनिट्स को डेफर किया है फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। शिपमेंट्स डेफर करने के पीछे के जो दो मेजर रीजंस है उसमें फर्स्ट है कि ब्लूम एनर्जी अपनी इन्वेंटरीज को करेक्ट कर रहा है क्योंकि ट्रांजिट टाइम में ही रिडक्शन हो चुका है फ्रॉम द 12 वीक्स टू 6 वीक्स। एंड दूसरा रीजन ये है कि ब्लूम एनर्जी अपनी फैसिलिटीज को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम यूमा टू सांता क्रूज, वो भी 100%। उसका फायदा ये होगा कि यूमा में कंपनी सिमिलर एक्सपेंडिचर के साथ 50 किलोवाट्स जनरेट करती थी एंड सांता क्रूज में सिमिलर एक्सपेंडिचर के साथ 65 किलोवाट्स जनरेट करेगी। ब्लूम एनर्जी सांता क्रूज में 60 किलोवाट्स जनरेट करने के लिए पूरी तरह से गियर अप कर रही है एंड एमटीआर टेक्नोलॉजीज भी अपने आप को पूरी तरह से गियर अप कर रही है सो दैट सांता क्रूज में डेवलप हो रही फैसिलिटीज को अनइंटरप्टेड सप्लाई की जा सके।
कंपनी को पूरी तरह से यूमा से सेंटा क्रूज को फेस आउट करने के लिए 1 या 2 क्वार्टर का समय लगेगा, इसलिए उन्होंने यूमा वाले ऑर्डर्स को डेफर किया है फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। फ्रेंड्स, कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी जब एक मॉडल से दूसरे मॉडल पर जाती है तो उसमें बहुत सारा इन्वेंटरीज का फेस इन एंड फेस आउट होता है। नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर में ब्लूम एनर्जी वाला इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आउटलुक जो वीक है वो काफी शॉर्ट टर्म नेचर की है। अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म आउटलुक सॉलिड है कि नहीं। कुछ पॉजिटिव की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी को 80 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 1400 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच की हो सकती है, जो कि एक बेटर रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। उसके बाद कंपनी ने काफ़ी एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइजर को इन हाउस डेवलप किया है। इसका यूज हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में होता है। जितना एफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइजर होगा उतनी ही कम कॉस्ट पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है, जो कि क्लीन फ्यूल माना जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 में कंपनी 44 इलेक्ट्रोलाइजर को डिस्पैच कर सकती है एंड Q4 में कंपनी 66 इलेक्ट्रोलाइजर को डिस्पैच कर सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइजर के लिए कंपनी अपने आप को रैंप अप कर रही है सो दैट बाकी क्लाइंट्स के ऑर्डर को भी कैटर किया जा सके। उसके बाद कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं जो पहले इंपोर्ट होते थे एंड इनका एप्लीकेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में है एंड ये सारे प्रोडक्ट्स 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिजिनाइजेशन पर काफ़ी फोकस कर रही है, इसलिए इन प्रोडक्ट से कंपनी को एक बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। कंपनी अपने कस्टमर बेस को भी एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि कम कस्टमर से ज़्यादा रेवेन्यू आना ये भी किसी कंपनी के लिए एक बड़ा की रिस्क होता है। कंपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पर काम कर रही है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर रही है एंड इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिफेंस इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स कंपनी की आउटलुक को काफ़ी पॉजिटिव बनाते हैं। इस तरह की टेम्परेरी ट्रबल्स अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज को कंसीडर करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। आज के वीडियो की सेकंड कंपनी में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। यहाँ भी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन वही अगर हम नेट प्रॉफिट्स में जाएं तो हमें एक लंबे समय के बाद लॉसेस शो हुए हैं एंड वो इसलिए हुए हैं क्योंकि अदर इनकम में कंपनी ने 30 करोड़ के लॉसेस पोस्ट किए हैं एंड ये एक्सेप्शनल लॉसेस हैं, जो कि कुछ एडजस्टमेंट्स के कारण भी होते हैं। ये लॉसेस काफ़ी रेयर होते हैं, आप एक लंबा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, इसलिए ये कोई खास नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। कंसर्न की बात यह है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 19% थे, वो कम होकर 14% हुए हैं एंड यही कारण है कि स्टॉक प्राइस में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आउटलुक नेगेटिव क्यों हुई है एंड कितने समय के लिए ये आउटलुक नेगेटिव रह सकती है एंड कंपनी की लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसी है, वो बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्टॉक का नाम एमी ऑर्गेनिक्स है, जो कि वर्ल्ड वाइड ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ का एक बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है फ्यूचर में। पहले हम कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं जिनके कारण क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंपैक्ट देखने को मिला है, स्टॉक प्राइस में बड़ी करेक्शन हुई है। पहला रीजन यह है कि कंपनी के उन प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा हुई है जहां कंपनी के पास मार्जिन्स लो रहते हैं एंड जिन प्रोडक्ट्स में कंपनी को अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं वहां सेल्स काफी कम हुई है, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स डेंट हुए हैं इस क्वार्टर में। हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट की सेल्स इसलिए कम हुई है क्योंकि चाइना की मार्केट भी इस बार वीक रही एंड इंडिया में उन्होंने ओवर सप्लाई की है। लेकिन स्टॉक प्राइस में सबसे बड़ी करेक्शन इसलिए हुई है क्योंकि मैनेजमेंट ने अपने ग्रोथ टारगेट्स को रिवाइज किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि पहले थे 22 to 25%, जो कि अब कम करके 18 से 22% कर दिए हैं एंड इसका एक बड़ा कारण यह है कि कंपनी के एक बड़े क्लाइंट्स ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च को डिले किया है, इसलिए कंपनी ने अपने ग्रोथ टारगेट्स को भी रिवाइज करना पड़ा है। कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक कैसी है अब वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक प्रीवियस डिस्कशन में भी बताया था कि एमी ऑर्गेनिक्स वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है आउटसाइड चाइना जिसने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को इन हाउस डेवलप किया है एंड इसका जो यूज है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में होता है। इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव के सैंपल को 6 कस्टमर्स ने अप्रूव भी कर दिया है। प्रेजेंटली इस प्रोडक्ट को 7 to 8 प्लेयर्स बनाते हैं एंड ये सारे के सारे चाइना से हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड में कोविड ने अपनी सप्लाई के लिए चाइना पर डिपेंड रहने के रिस्क को फेस किया है, या हम कह सकते हैं कि किसी सिंगल कंट्री पर डिपेंड रहने के रिस्क को फेस किया है, इसलिए वर्ल्ड की सारी कंपनीज चाइना +1 पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव के केस में चाइना का कोई भी अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट कंपनी को एक बड़ी ग्रोथ दे सकता है। इसी स्पेस में कंपनी ने 2 और नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जिसमें से एक का यूज लिथियम आयन बैटरीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बढ़ाने में होता है एंड सेकंड का यूज जो है वो सॉलिड बैटरीज में होता है। इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव की नेगोशिएशंस कुछ कस्टमर के साथ एडवांस स्टेज पर हैं। ये कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कंपनी ने अपने पुराने क्लाइंट फर्मियन के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है
फॉर सप्लाई ऑफ एडवांस इंटरमीडिएट, जिससे रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन Q4 फाइनेंशियल 24 से स्टार्ट हो सकता है अंकलेश्वर यूनिट से। उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया है जिसका नाम है यूबी अब्जॉर्बर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पेंट इंडस्ट्री में है एंड कंपनी को इसके लिए ऑर्डर भी मिल चुके हैं एंड जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो Q3 फाइनेंशियल 24 में स्टार्ट हो सकती है। अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए कंपनी अंकलेश्वर में एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रही है। इसके लिए सारी क्लियरेंसेस भी मिल चुकी हैं। प्रेजेंटली मशीनरी इंस्टॉलेशन का काम जो है वो अंडर प्रोग्रेस है। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट है वो भी स्टार्ट हो चुका है न्यू फैसिलिटी के लिए एंड प्रोडक्शन Q4 फाइनेंशियल 24 में स्टार्ट हो सकती है। इनऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए कंपनी ने बाबा फाइन केमिकल्स में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है। इस एक्विजिशन के साथ कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस में फोरे करने वाली है। अगर ये फोरे सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से भी कंपनी को एक बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। इन सारी डेवलपमेंट्स को देखकर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी इंटैक्ट है एंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी टेम्पररी नेचर की हैं। इसलिए टेम्पररी ट्रबल्स हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम अच्छी कंपनीज को इस टाइम पर कंसीडर कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।